फीमेल हेटेरोगैमेटी के बढ़ के ही नहीं आया है ना। पढ़ते हैं आगे इसी बात पे। मेंडेलियन, हाँ मतलब एक तरीके से इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने किस पे काम करा था? जीन्स पे। किस पे काम करा था? तो जो जीन्स लेवल पे डिसऑर्डर होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडल ने डिस्कवर नहीं करे थे, मेंडल के कंसेप्ट पे काम कर रहे। कैसे? मेंडल ने कहा था कि जीन्स होता है जो पेयर में होता है, जीन्स होता है जो सेग्रीगेट करता है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करता है। तो अगर जीन लेवल पे दिक्कत होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? अल्टरनेशन इन सिंगल जीन, अल्टरनेशन इन सिंगल जीन, अल्टरनेशन इन सिंगल जीन। तो सिंगल जीन में जब अल्टरनेशन होती है या बदलाव आता है तो उसे क्या माना जाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर माना जाता है। तो अल्टरनेशन इन सिंगल जीन। क्लियर होगी बात भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट। अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बताओ कि पूरे के पूरा क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई, फॉर एग्जाम्पल कि ये क्रोमोसोम नंबर 21 था तो 21st क्रोमोसोम था, और 21st क्रोमोसोम में क्या प्रॉब्लम हुई कि 21st क्रोमोसोम दो थे, पेयर में थे, है ना, और ये दो से कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? ये भी 21st है, ये भी 21st है, ये भी 21st है, तो 3 21st क्रोमोसोम हो गए। तो इसे इसे कौन सा डिसऑर्डर कहोगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर कहोगे? क्योंकि यहाँ पे एंटायर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ गया, ना कि किसी जीन पे, ना कि किसी जीन पे। अगर सिर्फ किसी एक जीन पे आया, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो होता है वो 2000 से 3000 जीन से मिलके बना होता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई होता है। कौन सा होता है? वाई, जिसमें 200 से 250 जीन होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 से 2500 जीन होते हैं किसके अंदर भाई? एक क्रोमोसोम में। अब वो 2 से 2500 जीन पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है, तो उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। और कोई एक जीन अफेक्ट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे भाई? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। समझ में आ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? तो दो तरीके के डिसऑर्डर है तुम्हारे सिलेबस में, मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा कौन सा आएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो लिखोगे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो नाम लिखोगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो सबसे पहला लिखोगे मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो लिखोगे कलर ब्लाइंडनेस। अभी सिर्फ हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जांपल मेंडेलियन डिसऑर्डर के, तो पहला आएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, जब किसी को कोई कलर ना दिखे तो उसे क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सेकंड डिसऑर्डर जो होता है वो होता है हीमोफीलिया। कौन सा होता है? हीमोफीलिया। तो इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। तो हीमोफीलिया में अगर जैसे किसी बच्चे को हीमोफीलिया है या किसी पर्सन को हीमोफीलिया है तो उसको छोटे से कट पे ज्यादा ब्लड लॉस होगा। एक छोटा सा कट लगेगा और ब्लड बहता रहेगा। नॉर्मली ब्लड जो होता है कुछ मिनट में क्या कर जाता है? क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। अगर कुछ मिनट में क्लॉट नहीं हो रहा तो उसका मतलब उसे कौन सी दिक्कत है? हीमोफीलिया दिक्कत है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद बात करते हैं हीमोफीलिया के बाद सी, ठीक है, तो सी डिसऑर्डर जो दे रखा है उसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। क्या नाम दे रखा है? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया का मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, अगर याद हो। कोई बात नहीं, जब दोबारा आएगा तो दोबारा बताएंगे। तो थर्ड हो गया सिकल सेल अनीमिया। इसके बाद करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ आता है यहाँ पे फिनाइल किटेनोरिया। फोर्थ आता है ABCD, ठीक है, तो फोर्थ आता है फिनाइल किटेनोरिया। तो किसी को पिलियोट्रॉफी याद है? याद है पिलियोट्रॉफी? तो पिलियोट्रॉफी में इसके बारे में पढ़ा था हमने। हाँ, तो एक जीन में क्या आ गई दिक्कत? एक जीन में क्या आ गई दिक्कत? उसकी वजह से मल्टीपल क्या आए? इफेक्ट। तो इसलिए उसे क्या कह रहे थे हम? पिलियोट्रॉफी कह रहे थे। तो समझ में आया इसमें कितना जीन अफेक्ट होता है? एक। फिनाइल किटेनोरिया में कितना जीन अफेक्ट होता है? एक। इसमें होगा क्या वो दोबारा पढ़ेंगे जब आएगा ABCDE। तो उसके बाद आएगा यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, और F आएगा इसके बाद थैलासीमिया, थैलासीमिया, थैलासीमिया,
तो ये क्यों लिखवाए हैं, ताकि तुम्हें पहले ये याद हो जाए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर जब भी पूछा जाएगा तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है। बच्चों से जब भी मेंडेलियन डिसऑर्डर पूछो तो क्या कहेंगे, सर कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन। भाई वो तो एग्जाम्पल बता रहे हो ना, तुम क्या बता रहे हो, एग्जाम्पल। मैं तो ये पूछ रहा हूँ मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। जब जीन में अल्टरनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जल्दी से मुझे याद करके बताओ। इन डिसऑर्डर्स के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें देखने को मिलते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। रेसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी रेसेसिव। अब ये डोमिनेंट रेसेसिव कहने का क्या मतलब है, जैसे तुमने पढ़ा था कि एक जीन जो होता था उस जीन में डोमिनेंट होता था और उस जीन में एक फैक्टर रेसेसिव होता था। एक जीन के दो फैक्टर होते थे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता था। ऐसे क्रोमोसोम में भी क्या देखने को मिलता है हमें, एक डोमिनेंट देखने को मिलता है और एक रेसेसिव। मतलब दो क्रोमोसोम, इसका मतलब ये नहीं कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, मतलब उस क्रोमोसोम के अंदर कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर्स डोमिनेंट्स भी हैं और कुछ कैरेक्टर उसमें रेसेसिव भी हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिसऑर्डर हो रहे हैं, जैसे तुमने बोला कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जैसे तुमने बोला हीमोफीलिया, कौन सा बोला, हीमोफीलिया। तो यहाँ पे जैसे तुमने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बोला, तो यहाँ पे ये कौन से डिसऑर्डर है, रेसेसिव। कौन से डिसऑर्डर है, रेसेसिव। अब यहाँ पे अगर मान लो डोमिनेंट की बात करूं तो डोमिनेंट तुम्हारे सिलेबस में दे ही नहीं रखा कोई भी एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे नहीं रखा। तो इसका एक एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, किसी जगह पे मेंशन करा हुआ, इसके बारे में बताया नहीं हुआ। तो ये मसल रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसका नाम होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक होता है मसल, क्या होता है, मसल, और डिस्ट्रोफी का मतलब होता है मसल का टूटना, मसल का टूटना। तो जब मसल ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रोफी। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो ये कह रहे हैं ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। रेसेसिव में कौन आ जाएगा, रेसेसिव में जैसे एक एग्जांपल लिख सकते हो कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि लिख सकते हो तुम हीमोफीलिया, क्योंकि ज्यादातर डिसऑर्डर कौन से आएंगे, रेसेसिव ही है। तुम्हारे सिलेबस में रेसेसिव ही दे रखे हैं। ये तो पहला हो गया टाइप, ठीक है भाई। फिर आता है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है भाई, ये क्या हो सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर फिर दो तरीके के हो सकते हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं हो रहे तो भाई ऑटोसोमल हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं गौरव, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकते हैं तो उसे कहेंगे एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी ऑटोसोमल और इट कैन बी सेक्स लिंक्ड, इट कैन बी सेक्स लिंक्ड। तो ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल कौन से होंगे, जो कहाँ पे हो रहे होंगे, अकर एट ऑटोसोम्स, अकर एट ऑटोसोम्स, जो ऑटोसोम्स पे हो रहे होंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम से पहले वाला क्रोमोसोम है। और ये वाला डिसऑर्डर कहाँ पे हो रहा होगा, अकर एट सेक्स क्रोमोसोम, तो अकर एट सेक्स क्रोमोसोम, तो ये हो रहा होगा सेक्स क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। इसको हम एक्स लिंक्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आकृति से, एक्स लिंक्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाले डिसऑर्डर एक्स और वाई में से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ज्यादातर एक्स पे होते हैं। किस पे होते हैं, एक्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्स लिंक्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑटोसोमल की बात करी जाए तो ऑटोसोमल में तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है थैलेसीमिया। क्या एग्जांपल है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। क्या आएगा, सिकल सेल एनीमिया। अगर सेक्स लिंक्ड की बात करी जाए तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये सब कैसे आएंगे, ये सब आएंगे सेक्स लिंक्ड। ये कैसे आएंगे, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोसोमल में भी तुम्हारे दो टाइप्स हो जाएंगे, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा या ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा। सेक्स लिंक्ड भी दो तरीके के हो जाएंगे, या तो डोमिनेंट हो जाएगा या तो रेसेसिव हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने बताया कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पहले इसी वाले पॉइंट को बोलते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल हो सकता है या सेक्स लिंक्ड हो सकता है। ऑटोसोम पे इफेक्ट हो रहा होगा तो ऑटोसोमल, सेक्स वाले क्रोमोसोम से हो रहा होगा तो उसे एक्स लिंक्ड कहेंगे, सेक्स लिंक्ड कहेंगे। ऑटोसोमल दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा, डोमिनेंट या रेसेसिव। तो ऑटोसोमल दो तरीके का हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोम के डोमिनेंट पे हो रहा होगा तो, और रेसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसे सेक्स लिंक्ड भी दो तरीके का हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। कौन सा हो सकता है, रेसेसिव। अब तुम्हारे सिलेबस में डोमिनेंट दे ही नहीं रखा, तुम्हारे सिलेबस में डोमिनेंट दे ही नहीं रखा, रेसेसिव रेसेसिव दे रखे हैं। जैसे कि थैलेसीमिया क्या आएगा, थैलेसीमिया, इसकी डेफिनेशन कैसे बोली जाती है कृति, थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है।
कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इनकी डेफिनेशन बोली जाएगी हमेशा सबसे पहली लाइन यही बोली जाएगी, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव। डोमिनेंट दे ही नहीं रखी तुम्हारे सिलेबस में, डोमिनेंट का एक एग्जांपल दे रखा था जो मैंने लिखवा दिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बताओ समझ में आया? ठीक है, अब ये डिसऑर्डर एक पेरेंट से बच्चे तक कैसे जाएंगे, है ना, एक पेरेंट से बच्चे तक कैसे जाएंगे, उसको समझने के लिए जो मेथड होता है उसका नाम पेडिग्री एनालिसिस होता है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है दिस डिसऑर्डर्स, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दिस डिसऑर्डर्स इनहेरिटेंस, जो इन डिसऑर्डर की क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। तो दिस डिसऑर्डर इनहेरिटेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय, तो इनकी जो इनहेरिटेंस है कि बच्चे तक, पेरेंट से बच्चे तक ये कैसे जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड बाय, कैन बी अंडरस्टैंड बाय पेडिग्री एनालिसिस। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस से। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक बीमारी पेरेंट से बच्चे तक कैसे जाएगी। बताओ समझ में आया? ठीक है, अब जरा यहाँ पे इसके कुछ सिंबल लिख के समझते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले डिसऑर्डर पाएंगे जिसका नाम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। उस पर जाने से पहले इनके थोड़े सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे तुम्हारे सामने लिखा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है भाई, तो मैं तब से तुमसे पहले पूछूंगा सना बताओ कि यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कौन सा डिसऑर्डर है? रेसेसिव, है ना। तो सेक्स लिंक्ड में किस क्रोमोसोम पे होता है ये? एक्स पे, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स वाई, ये कौन है? मेल, और मैंने कॉमा लिखा एक्स एक्स, ये कौन है? फीमेल। ये मेल के नॉर्मल क्रोमोसोम है और गौरव ये फीमेल के नॉर्मल क्रोमोसोम है। ऐसी अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेल के ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये फीमेल के क्या है गौरव? नॉर्मल क्रोमोसोम है। मैं कह रहा हूं इसमें बीमारी लिखनी है, तो बताओ। मैंने लिखा एक्स सी, क्या लिखा सना? फिर मैं लिख रहा हूँ वाई सी, फिर मैं लिख रहा हूँ एक्स सी और एक्स सी। बताओ यहाँ पे मैंने कहाँ गलती करी है? वाई पे सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कहाँ पे होती है बीमारी? एक्स पे, वाई पे बीमारी नहीं होती। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ये यहाँ पे 100% क्या है? ये 100% कलर ब्लाइंडनेस है। ये भी क्या है? 100% कलर ब्लाइंडनेस। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो दोनों पे है ही नहीं, तो ये 100% कैसे हुआ? ये 100% ही माना जाएगा कि उसपे एक्स एक ही है, इस पे एक्स एक ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर मान लो फीमेल ऐसी आ गई, ठीक है, फीमेल ऐसी आ गई, एक्स एक्स और एक पे आएगा, क्या आएगा? एक पे आएगा, तो इस केस में से कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब इस पे बीमारी है पर वो दिख नहीं रही, मतलब इस फीमेल पे बीमारी है पर उस फीमेल में बीमारी दिख नहीं रही। दिखेगी कब? जब इसका एक्सी वाला क्रोमोसोम किसी बच्चे के पास चला जाएगा। अगर मेल पे चला गया तो उसमें दिखेगी, और फीमेल पे गया तो मिक्स होने के बाद दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये वाली मदर है ना गौरव, और ये वाला फादर है, ठीक है भाई। इन दोनों का क्या हुआ भाई? क्रॉस हुआ। तो पहला बच्चा क्या आएगा गौरव? एक्स एक्स सी, दूसरा क्या आएगा? एक्स सी वाई, तीसरा क्या आएगा? एक्स एक्स, और चौथा क्या आएगा? एक्स और वाई। ये नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड मेल। अब तुम इससे क्या बताओगे? मान लो ये दो पेरेंट्स आए तुम्हारे पास, उसने बोला ये कैरियर है और मैं नॉर्मल हूं, तो तुम क्या बताओगे कि तुम्हारे बच्चे को 25% चांस है, मेल को 50% चांस है, क्योंकि मेल का 100% हो गया 50-50, ये फीमेल का 100% हो गया 50-50। तो तुम्हारे मेल बच्चे को 50% चांस है कि क्या हो सकता है? कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और 50% चांस है कि उसे वो नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए। फीमेल में तुम्हारी दोनों फीमेल नॉर्मल होंगी, नॉर्मल क्या कैरियर होगी, पर उसमें बीमारी नहीं दिखेगी। कैरियर में बीमारी नहीं दिखती है। कब दिखती है? जब उसके बच्चे में जाती है आगे, है ना, दिखा है ना। ये भी कैरियर थी, इसमें बीमारी नहीं थी, कहाँ दिखी? उसके बच्चे में दिखी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स वाई एक्स एक्स, और हीमोफीलिया के लिए मैंने सिंबल लिख दिया एच। क्या लिख दिया? एच। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? एच। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? एच। और यहाँ पे लिखा मैंने एक्स एच और एक्स। तो ये क्या हो गया? कैरियर। क्या हो गया? ये क्या हो गया? 100% हीमोफीलिया। ये क्या हो गया? हीमोफीलिया मतलब दोनों को हीमोफीलिया, और ये कौन सी फीमेल है? कैरियर है, ठीक है। अब मान लो एक कैरियर फीमेल की शादी हो गई अफेक्टेड मेल से, ठीक है। तो हीमोफीलिया वाली फीमेल की शादी हो गई किससे? अफेक्टेड मेल से। अब वो तुम्हारे पास आए, बोले बताओ हमारे बच्चे को क्या नॉर्मल होने के चांस है? तुमने क्रॉस करा तो बोला भाई
फीमेल कैसी आएगी, हीमोफीलिया। दूसरी वाली मतलब 50% चांस है कि कैरियर आ सकती है। देन आएंगे मेल, मेल क्या आ गया भाई, और दूसरा केस क्या आ गया, नॉर्मल। तो मेल में 50%, मेल बच्चे में 50% चांस है कि हीमोफीलिया होगा, 50% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है, या नॉर्मल होगा। और फीमेल में 50% चांस है कि हीमोफीलिया होगा, 50% चांस है कि कैरियर होगा, ठीक है। अफेक्टेड नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, कैरियर मानी। कैरियर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में कैरियर होता है, क्या होता है, कैरियर प्रेजेंट होता है, कैरियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें ऑटोजोमल की, किसकी बात करें, ऑटोजोमल की, तो ऑटोजोमल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसकी बात करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया बताओ, यहाँ पे सना तुमसे क्वेश्चन है, मैंने लिखा यहाँ पे x, मैंने लिखा y, मैंने लिखा x और x, ठीक है भाई, देख रहे हो आकृति, मैंने इस पे लिख दिया s, मैंने इस पे लिख दिया s, मैंने लिख दिया इस पे s। बताओ ये गलत है या सही है, गलत है सही है, गौरव बोलो बोलो, अरे क्यों है ये भी तो बताओ, क्योंकि वो, और तुम कुछ और कह रहे थे बताओ, हाँ क्योंकि ऑटोजोमल, ऑटोजोमल थोड़ी होते हैं क्रोमोसोम, ये कौन से क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ तो मैं एक्स वाई बना ही नहीं सकता, आई बात समझ में भव्य, यहाँ पे मैं एक्स वाई क्यों नहीं बना सकता या एक्स एक्स क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, और ऑटोजोमल डिसऑर्डर ये ऑटोजोम्स में आते ही नहीं, एक्स 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 वाई ऑटोजोम में आते ही नहीं। समझ में आ गई बात गौरव, आ रहा समझ में। तो ऑटोजोम में क्या आएगा, ऑटोजोम्स आएंगे, ऑटोजोम्स का कोई सिंबल है ही नहीं, तो कोई सिंबल नहीं है तो उन्हें क्या लिखना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है ऐसे कि भाई ये हो रही है हीमोग्लोबिन पे, कहां पे हो रही है, तो हीमोग्लोबिन के लिए लिख दिया HB, क्या लिख दिया, HB, हीमोग्लोबिन के क्या लिख दिया, HB, ठीक है। तो HBS मतलब दोनों पे क्या आएगा, हीमोफीलिया, दोनों सॉरी दोनों पे क्या है, सिकल सेल अनीमिया। तो ये सिकल सेल्ड हो गया, कैसा हो गया, सिकल सेल्ड, मतलब इसको सिकल सेल अनीमिया है। अब मैंने लिखा HBS और HBA, क्या लिख दिया, HBA। तो A का मतलब होता है नॉर्मल, A का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और S का मतलब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 50% सिकल सेल एनीमिया, इसमें कैरियर नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कैरियर, इसमें कैरियर नहीं होता, इसमें अगर आया है तो 50% वो बीमारी दिखेगी, ठीक है। ना इसमें मेल का सिंबल होता, ना फीमेल का सिंबल होता, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसको तुम मेल भी मान सकते हो, फीमेल भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें दो सिंबल होते हैं, अगर लिखा हुआ है आकृति HB और HBA तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल, इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे ऑटोजोमल। तो मुझे यही समझाना था तुम्हें, 100% सिकल सेल, और 50% के लिए एक पे होगा, 50% के लिए। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस। तो फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है उसका नाम होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। तो डेफिनेशन आएगी, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बताओ ये बात समझ में आ रही है। तो इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये एक्स लिंक क्या होता है, रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो ये मैंने इसलिए पहले बताया ताकि तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाए कि ये बार बार जो सेक्स लिंक्ड या ऑटोजोमल लिख रहे हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। होप सो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के क्या होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं कलर के अकॉर्डिंग। तो कलर जो होता है वो 3 कलर से मिलके बनता है, RBG, किससे मिलके बनता है, RBG। तो इसे कहते हैं, R का मतलब होता है रेड, इसका मतलब होता है ब्लू, और इसका मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। तो रेड, ब्लू और ग्रीन से मिलके हर कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसे कहते हैं RBG, ठीक है। तो R कलर ब्लाइंडनेस किसी को, तो उसे कहते हैं प्रोटोनीपिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनीपिया, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे कहते हैं ड्यूट्रोनीपिया, और अगर किसी को ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे कहते हैं ट्रिटोनीपिया। 3 तरीके की कलर ब्लाइंडनेस होती है, प्रोटोनीपिया, ड्यूट्रोनीपिया और ट्रिटोनीपिया, ठीक है। तो 3 तरीके की कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो एक कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है
ये मेल में ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, फीमेल में। इसका रीजन तुम लोग बताओगे कि मेल कैसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है एज कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज रीजन बताओ। हाँ, बिकॉज इन फीमेल्स कैरियर अकर, इन फीमेल्स क्या आ जाता है, कैरियर हो जाता है, ठीक है। फीमेल्स में कैरियर अकर, फीमेल में अगर डिसऑर्डर आता है तो ज्यादातर क्या हो जाता है, कैरियर हो जाता है, और मेल में कैरियर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं किससे, फीमेल से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेल अफेक्टेड मोर देन फीमेल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब तुम ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाते हो तो तुम्हारा एक टेस्ट होता है कि तुम्हें वर्ड्स पढ़ने को बोलता है, वो डॉट डॉट से वर्ड बने होते हैं, तो उसका नाम होता है इशारा कार्ड। क्या नाम होता है, इशारा कार्ड। तो यहाँ पे आता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये चेक कैसे करी जाती है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये चेक करी जाती है बाय इशारा कार्ड। तो इट इज चेक्ड बाय इशारा कार्ड, इशारा कार्ड। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो चेक करी जाती है बाय इशियारा कार्ड। इशियारा कार्ड पे क्या बने होते हैं, जैसे रेड कलर से ए बना रखा होगा, डॉट डॉट रेड से डॉट बना रखे होंगे, उससे ए बना रखा होगा, फिर ब्लू से बी बना रखा होगा, फिर ग्रीन से सी बना रखा होगा। हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि पहले पे रेड ही है तो पहले ही बता दिया जाएगा, पहले वाले को ए बोल गई हो बी बोल गई, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम है तो अगर वहां पे रैंडम वर्ड्स लिखे होंगे और वो रैंडम वर्ड्स तुमसे बोलेगा ये वाला वर्ड बताओ और तुम नहीं बता पाए तो इसका मतलब तुम्हारा फेल कर देगा तुम्हें वो फिजिकल टेस्ट में। लाइसेंस बनवाने के लिए 2 देने पड़ते हैं, ठीक है। एक क्या होता है भाई, 2 का मतलब होता है कि तुम जाओगे, ठीक है, तुम पहले फॉर्म भरोगे, जाओगे, तो तुम्हारा पहले कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा और एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो एक ही दिन में होगा, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट में तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हारे सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है, और तुम मोड़ पे हो, तो तुम क्या करोगे, ब्रेक मार के वेट करेंगे, मतलब जो लॉजिकली एक इंसान को करना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें वहां पे बिल्कुल एक सभ्य इंसान बन के दिखाना है कि जो मैं बिल्कुल अच्छा एक इंसान हूं कि मैं ये काला काम करूंगा इन 4 ऑप्शन में से, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तुम्हें सारे काम ऐसे करने की, रेड लाइट हो गई या एम्बुलेंस जा रही है तो मैं रुकूंगा, ठीक है, और उसमें लिखा होगा मैं स्पीड में निकल जाऊंगा। हाँ, क्या हो गई, हाँ ये सब भी बोले, उसमें लिखा होगा कि तुम्हारे में अगर किसी ने ठोक दिया तुम क्या करोगे, तो तुम उसको चोट वोट के लिए दवाई लगाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाओगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ये सब लिखा होगा। तो उसमें तुम्हें 10 में से 6 ठीक करने होते हैं, 10 में से 6 या 5, अगर 6 ठीक हो गए तुम पास हो गए, उसके बाद गलत करते रहो तो हो गया, ठीक है भाई। और ड्राइविंग उसके बाद होगा, उसके बाद इशारा कार्ड वाला होगा, दोनों में पास हो गया, उसके बाद तुम्हें एक डेट दी जाएगी, उस पर क्या आ जाओ, ड्राइव कार चलाने आ जाओ, तो फिर कार चलाने जाओगे। उसके बाद 8 बनाना होता है, 8 बनाना होता है इस तरीके से, ईंटें इस तरीके से एक वो बना होगी बाउंड्री, ठीक है, और इस तरीके से ट्रैक बना होगा, इस तरीके से ट्रैक बना होगा, पैर नीचे रखना, और इनके इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, ठीक है। जगह इतनी है, जितना मैं खड़ा हूं ना इतनी जगह है, तो इसी ट्रैक को 8 की शेप में बना दिया। तो तुम्हें बाइक लेके जानी है, अगर इस पे कॉर्नर पे टच हो गई फेल कर देगा तुरंत, जाओ घर, ठीक है, कोई फायदा नहीं, फेल लिख देगा, फेल मतलब दोबारा अप्लाई करो, ठीक है। तो अब तो खैर 2 बार हो गया कि 2 बार दे सकते हो, तो 6 महीने का टाइम होता है सीखने का। फिर इस पर 8 बनाना है, पैर नीचे नहीं रखना, मतलब लेके गए, मोड़ के लाए, किसी भी तरीके से पूरा कंप्लीट जहां से शुरू करा था वहां तक लाने तक तुम्हें पैर नहीं रखना, जब लाओगे जब पैर रखोगे, ठीक है। अगर पैर रख दिया तो फेल कर देगा, ठीक है। कुछ लोग इसमें ज्यादा पागल होते हैं भाई, बुलेट लेके आ जाते हैं इस टेस्ट में, ठीक है, हाँ कुछ भी लेके जाओ, इस टेस्ट में तुम बुलेट क्यों लेके जा रहे हो, उसको एरिया चाहिए मुड़ने के लिए, ठीक है। उसने चलाई, जब मैं गया था चलाई, चलाते ही वो क्या हो गया, पैर लग गया, फेल कर दिया, जाओ घर। मैं तो अपनी बाइक लेके गया था, उसका हैंडल छोटा सा है, ठीक है, बहुत पहले थी जो, तो आराम से पास हो गया था, उसमें कोई इशू नहीं था। इस स्कूटी में भी प्रॉब्लम होती है, उसका हैंडल ज्यादा मुड़ता नहीं है। हाँ, तो जो स्प्लेंडर बाइक हो गई, बजाज की प्लेटिना होगी, ज्यादा कामयाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब आते हैं यहाँ पे जीनोटाइप्स पे, कि इसके जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसके कौन कौन से जीनोटाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जीनोटाइप्स, तो कलर ब्लाइंडनेस के कौन कौन से जीनोटाइप्स होते हैं। तो जेनेटिक अपीयरेंस कौन कौन सी होती है, तो तुम बोलोगे सर जेनेटिक अपीयरेंस होती है, पहली तो ये अफेक्टेड
सॉरी 50% मतलब कैरियर फीमेल, क्या लिखेंगे, कैरियर फीमेल। 50% लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैरियर फीमेल। इसमें बीमारी नहीं होगी। 50% जब कहते हैं जब बीमारी होगी तो इसे क्या कहेंगे, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल या कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। देन आएगा मेल के लिए, तो मेल में दो केस आएंगे, क्या क्या आएंगे मेल में केस आएगा, एक तो नॉर्मल आएगा और एक क्या आएगा, अफेक्टेड। मेल में कैरियर होता ही नहीं है, ठीक है, मेल में कैरियर होता ही नहीं है, तो अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, और ये आ गया नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ठीक है भाई। बताओ समझ में आया, जीनोटाइप समझ में आए। अब इन जीनोटाइप से तुम्हें सवाल दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ, ठीक है। पेरेंट हैविंग कैरियर फीमेल, parent having carrier female and normal male, normal male, calculate करो percentage, calculate percentage of male female childs with color blindness। तुमने तो सवाल लिखने से पहले कर दिया, ठीक है। अब दूसरा लिखो, पेरेंट्स हैविंग नॉर्मल फीमेल अफेक्टेड मेल, सेम सवाल है, ठीक है। अफेक्टेड मेल क्या आएगा। थर्ड, पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड मेल, तो क्या आएगा, चलो करके दिखाओ तीनों। हाँ करो करो, हो रहा है ना सबसे, तीनों करके दिखाओ, अभी चेक करता हूँ मुझे। इधर ध्यान दो भाई, तो पहला आएगा कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल, क्या आएगा, कैरियर फीमेल नॉर्मल, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल, ठीक है भाई। इसका जो फीमेल्स आएंगी, फीमेल्स कैसी आएंगी, कैरियर और नॉर्मल, ठीक है। मेल कैसा आएगा, नॉर्मल, मेल कैसा आएगा, नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो बीमारी किसके, हाँ मेल अफेक्टेड आएगा, मेल कैसा आएगा, तो मेल कैसा आएगा 50% अफेक्टेड मेल, और फीमेल नॉर्मल 100% फीमेल क्या होगी, नॉन कलर ब्लाइंड, कैसे होंगी, नॉन कलर ब्लाइंड। वो कैरियर का मतलब ये है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। तो 100% फीमेल कैसी है, नॉन कलर ब्लाइंड, ठीक है। सेकंड वाले सवाल की बात करें, नॉर्मल फीमेल अफेक्टेड मेल, तो नॉर्मल फीमेल और अफेक्टेड मेल। तो अफेक्टेड मेल में यहाँ पे देखा क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ कि XCX, ठीक है, और इस वाले में आया XY और XY, तो मेल 100% नॉर्मल और फीमेल 100% नॉर्मल, ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं रिजल्ट। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें आया अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल, ठीक है, अफेक्टेड मेल। तो इसमें क्या हुआ, दोनों, ये अफेक्टेड आ गई, ये भी अफेक्टेड आ गई, मेल भी अफेक्टेड आ गया और ये भी अफेक्टेड, तो 100% चाइल्ड अफेक्टेड, 100% चाइल्ड अफेक्टेड। तो इसमें अगर तुम नोटिस कर रहे हो कि जब मदर के पास बीमारी थी, इधर ध्यान दो सना, जब मदर के पास बीमारी थी तो लड़के के पास गई, पर फादर के पास तो है ही नहीं कुछ भी बीमारी। अब दोबारा ध्यान दो, दूसरे केस में मैंने दिखाया जब फादर के पास बीमारी थी तो डॉटर के पास गई, मेल के पास नहीं गई। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं उसमें फादर से डिजीज जाती है, कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, फादर से किस पे जाती है, डॉटर पे, और मदर से किस पे जाती है, सन पे जाती है। तो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो ये सेक्स लिंक फॉलो करता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें, ठीक है। तो ये पैटर्न कौन फॉलो करता है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर फॉलो करता है। तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल बिना क्रॉस बनाए इसी से दिए हुए होंगे एंट्रेंस में, जब भी सवाल दिया होगा, ठीक है। तो 99% चांस यही है कि वो किस पे दिया होगा, क्रिस क्रॉस पे दिया होगा, ठीक है, कि वो ये जानना चाह रहा है कि तुम्हें क्रिस क्रॉस आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट पहला डिसऑर्डर जिसका नाम था कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट आते हैं हीमोफीलिया पे, तो इसको इरेज कर दें भाई। चलो तो हीमोफीलिया करते हैं, होप सो ये अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आए तो कर देना भाई।
इसमें ना एक डेफिनेशन में एक बात और लिख लेना, इट इज अ एक्सेलिंग डिसऑर्डर इन विच पर्सन इज अनेबल टू सी कलर, अनेबल टू सी कलर, ठीक है, उसमें पर्सन क्या नहीं देख पा रहा, कलर नहीं देख पा रहा। अब वो कलर कौन कौन सा हो सकता है मैंने बता दिया, लाल भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। कौन से कलर की जगह? हाँ मतलब वो टाइप्स बताना पड़ेगा अगर टाइप्स पूछेगा तो, वरना बस इतना लिखना है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कलर, पर्सन इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कलर, वो क्या नहीं कर पा रहा, कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। अब वो कौन सा कलर हो सकता है, वो तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, या कोई हो सकता है कोई तीनों तीनों ही ना दिखते हो किसी को, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा उसे सब कुछ। हाँ है ना, होता है ऐसा कि किसी पर्सन को सब कुछ कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो हेडिंग लिख, हीमोफीलिया। देखो तुमने नोटिस करा होगा, तुमने एक वो पढ़ा होगा आईज में कॉन्स एंड रॉड्स। हमारी आंखों में दो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होते हैं जिनका नाम होता है कॉन और रॉड। जो कॉन और रॉड होते हैं उसमें कॉन्स कलर विजन के लिए होता है और टू लाइट विजन के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए कौन होता है, रॉड होता है ना। तो अगर किसी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी तुम बात कर रहे हो एनिमल की, अगर उसके अंदर कॉन्स नहीं है तो उसको पूरा दुनिया कैसी दिखती होगी, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती होगी। और नेचुरली अगर उसके अंदर आंखों में कॉन्स पाए जाते होंगे तो उसको कलरफुल भी दिखता होगा। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनिज्म में कॉन्स रोड पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। क्लियर होगी बात। जैसे बिल्लियां होती हैं तो बिल्लियों की आंखों में जिंक करके या कोई वो पाया जाता है पार्टिकल, ठीक है, हाँ, तो उसकी वजह से उनकी आंखें रात को क्या करती है, चमकती हैं, है ना। रात को अगर तुम बिल्ली या इन सब की आंखें देखोगे तो चमकती, क्योंकि उनकी आंखों में वो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, हमारे में नहीं पाया जाता तो हमारे नहीं चमकती, ठीक है। तो अब आते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में लिखेंगे इसको सबसे पहले, ये रॉयल डिजीज होती है। कौन सी होती है, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, सबसे पहली बार क्वीन विक्टोरिया में मिली थी। किसमें मिली थी, क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहली बार मिली थी, क्वीन विक्टोरिया में मिली थी। तो हीमोफीलिया जो होती है ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सेक्स लिंक या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन विच स्मॉल कट लीड टू लार्ज ब्लड लॉस, स्मॉल कट लीड टू लार्ज ब्लड लॉस। तो ऐसे पर्सन को खेलने कूदने के लिए मना किया जाता है कि कहीं भाई गिर गुरा गया, चोट वोट लग गई तो फिर वो ब्लड ही ब्लड हो जाएगा, ठीक है। हाँ आधे लोगों को क्यों मारेगा, हाँ वो तो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे होता क्यों है, तो इट इज एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच स्मॉल कट लीड टू लार्ज ब्लड लॉस, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 13। तो 1 से लेके 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारे, और ये सब कैस्केड में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कैस्केड में। तो कैस्केड का मतलब होता है चेन में, मतलब पहला एक्टिवेट होगा तो उससे दूसरा एक्टिवेट होगा, दूसरा एक्टिवेट होगा तो उससे तीसरा, तीसरा एक्टिवेट होगा तो उससे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, उसके बाद 11वां, उसके बाद 12वां, उसके बाद 13वां, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपस में एक दूसरे से लिंक होकर एक्टिवेट होते हैं, समझ में आ गई बात। अब बताओ सक्षम, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8वां गायब हो गया, कौन सा गायब हो गया, और 9वां गायब हो गया। तो चलो पहले मैंने बोला कौन सा गायब हो गया, 8वां। तो क्या ये 13वें तक पहुंच पाएगी प्रोसेस, नहीं पहुंच पाएगी। तो चाहे पहला गायब हो, चाहे 13वां गायब हो, चाहे 8वां गायब हो, चाहे 9वां गायब हो, इसमें एक गायब होगा तो पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, समझ में आ गई बात। तो हीमोफीलिया ए होती है, हीमोफीलिया ए होती है जब कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर गायब होता है, 8वां, ठीक है भाई, जब 8वां गायब होता है। और जब 9वां गायब होता है तो उसे कहा जाता है हीमोफीलिया बी। क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया बी। तो दो तरीके की हीमोफीलिया होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच स्मॉल कट लीड टू लार्ज ब्लड लॉस ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर
एंड क्वीन विक्टोरिया इसकी क्या थी, कैरियर थी। तो क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर, तो कैरियर थी मतलब दिखती नहीं थी उनके अंदर ये डिजीज, तो क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो इस डिजीज की वो क्या थी, कैरियर थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हीमोफीलिया के गौरव कितने टाइप्स बताए भाई, 2 टाइप्स बताए। ठीक है, कौन कौन से, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है। अब जो हीमोफीलिया ए होता है कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर गायब होता है बताओ भाई, यहाँ पे लिखते हैं अब्सेंस ऑफ अकर ड्यू टू, अकर ड्यू टू इसको ढंग से लिख दें, अकर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 8th क्लॉटिंग फैक्टर, 8th क्लॉटिंग फैक्टर। जब 8वां क्लॉटिंग फैक्टर गायब होगा तो ये वाली डिजीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया बी क्या होता है, अकर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 9th क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे 8वां क्लॉटिंग फैक्टर गायब होगा, यहाँ पे 9वां क्लॉटिंग फैक्टर गायब होगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हीमोफीलिया ए किस वजह से होती है और हीमोफीलिया बी किस वजह से होती है। फिर इस पर सवाल आता है 8वें क्लॉटिंग फैक्टर का नाम बताओ। तो 8वें क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो इसका नाम होता है नेम एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 8वें के फैक्टर का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है अगर नहीं होगा तो बीमारी हो जाएगी, अरे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो रोकता है ना हीमोफीलिया को। ठीक है, और जो 9वां क्लॉटिंग फैक्टर होता है भाई, इसका क्या नाम होता है, तो 9वें फैक्टर का नाम होता है क्रिसमस फैक्टर। हाँ, क्रिसमस फैक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसके 2 नाम होते हैं, क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब तुम बच्चों को अगर मैं इसका लास्ट टॉपिक बताऊं तो लास्ट टॉपिक होता है इसका जीनोटाइप। क्या होता है, जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने साइड में जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या क्या होता है इसमें पॉसिबल, तो अगर मैं बोलूं फीमेल में, तो फीमेल में होगा भाई XHX, XH है ना। मेल में क्या होगा भाई, मेल में होगा XHY और XY। ठीक है, फीमेल में एक नॉर्मल भी हो सकता है बनाना चाहो तो ये क्या हो जाएगी, कैरियर फीमेल। क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अफेक्टेड। बताओ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कलर ब्लाइंड जैसा है। ये वाला कैसा हो जाएगा, मेल अफेक्टेड, और ये वाला कैसा हो जाएगा गौरव, नॉर्मल। कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है सबको, सिंबल समझ में आ रहा है। तो ये हो गया किसके जीनोटाइप, हीमोफीलिया के। किसके जीनोटाइप हो गए, हीमोफीलिया के। अब इसमें मान लो मैंने क्रॉस दे दिया तुम्हें कि भाई जो मदर है वो कैरियर है, मदर कैसी है, कैरियर है, और मेल जो है नॉर्मल है, मेल जो है नॉर्मल है। दूसरा मदर जो है नॉर्मल है, मेल जो अफेक्टेड है। तो बताओ इसमें क्या आएगा, वही क्रिस क्रॉस पैटर्न पे दिया है ना। इससे जाएगा फीमेल से मेल के पास, इसमें मेल से जाएगा फीमेल के पास। ये 2 सवाल हैं, दोनों सवाल करो। ठीक है, एंट्रेंस में एक सवाल आता है, चौथा क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, कैल्शियम। हो गया, बना लिया। चलो तो एक बार मैं भी बना दे रहा हूं समझाने के लिए। तो पहला बोला हुआ है कि फीमेल कैसी है, कैरियर है, मेल कैसा है, नॉर्मल है। तो पहला बच्चा आएगा कैरियर, दूसरा बच्चा कैसा आएगा, नॉर्मल। मेल कैसा आएगा, अफेक्टेड, और दूसरा मेल कैसा आएगा। तो 50% चांस है कि मेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। कहां से गया, मदर से सन में, मदर से सन में। दूसरा वाला केस, फीमेल नॉर्मल है, मेल कैसा है, अफेक्टेड है। फादर से जाएगा डॉटर में, फादर से जाएगा डॉटर में, फादर से जाएगा डॉटर में। मेल क्या आएगा, नॉर्मल। समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट है, सना आ रहा है समझ में।
चलो अच्छी बात है भाई, आ रहा है तो। अब जरा हम समझते हैं एक कंसेप्ट जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ड्यू टू इनहेरिटेंस इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में दिक्कत हुई, तो हम तो कहीं पे ना हमने कलर ब्लाइंडनेस में जीन की बात करी, ना हीमोफीलिया में जीन की बात करी, तो जीन की बात करते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हीमोफिलिक फैक्टर है जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है भाई। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो 8वां क्लॉटिंग फैक्टर है, 8th फैक्टर है, ये 8th फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन है। क्या आकृति है, प्रोटीन है। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, जीन। क्या होगा, अगर जीन नॉर्मल है तो ये 8वां फैक्टर भी बन रहा होगा। समझ में आया। ऐसे 9वें के लिए बात करते हैं। 9th फैक्टर है, 9th फैक्टर का नेचर कैसा है, प्रोटीनियस। कैसा नेचर है, और प्रोटीन कौन बनवाता है भाई सक्षम, जीन बनवाता है। अगर जीन ठीक होगा तो प्रोटीन बनेगा, मतलब 9वां फैक्टर बनेगा। अब उस पर्सन के अंदर क्या हुआ, सिंगल जीन म्यूटेशन। क्या हुआ, तो उसका आठवां जो जीन था, आठवें फैक्टर को बनाने वाला जो जीन था, इस जीन के अंदर सिंगल जीन म्यूटेशन हो गई, मतलब इसके कोड खराब हो गए। तो फॉर एग्जांपल इसके कोड थे ये ATT, इसके कोड थे ATT, और ये नॉर्मल कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, म्यूटेशन की वजह से हो गया ATA। क्या हो गया, ATA, तो ये अफेक्टेड हो गया। क्या हो गया, अफेक्टेड। अगर जीन अफेक्टेड हो गया तो 8th फैक्टर भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। सेम ऐसी 9th फैक्टर की बात करते हैं, है ना भाई। नॉर्मली 9th फैक्टर कब बनता था, जब कोड था AAT। क्या था, ये बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, कि जीन क्या थे AAT, पर इसमें म्यूटेशन की वजह से कोड हो गया AAA। क्या हो गया, AA, तो जीन अफेक्टेड हो गया, तो फैक्टर भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो सिंगल जीन में क्या आया, चेंज, है ना। ये सिंगल जीन में इनहेरिटेंस आया। मेंडल डिसऑर्डर कौन से होते हैं, जो सिंगल जीन में होते हैं। तो सिंगल जीन में चेंज आया, उसकी वजह से प्रोटीन बनना बंद हो गया। सिंगल जीन में चेंज आया, उसकी वजह से प्रोटीन बनना बंद हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन से डिसऑर्डर हुए, मेंडेलियन डिसऑर्डर हुए। सेम ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है, सेम ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है भाई। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी बताता हूँ। तो हमारी कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो हमारी बॉडी में कलर दिखाता है कॉन्स, आईज में कौन दिखाता है, कॉन्स। कॉन्स 3 तरीके के कलर के लिए प्रोटीन बनाता है। रेड कलर के प्रोटीन बनाता है, रेड कलर देखने के लिए, ब्लू कलर देखने के लिए, और ग्रीन कलर देखने के लिए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। समझ में आ रही बात। अब मान लो इसने जो रेड कलर के लिए प्रोटीन बनाया था उसका जीन अफेक्ट हो गया, तो लाल दिखना बंद हो जाएगा। ब्लू का जीन खराब हो गया तो ब्लू दिखना बंद, ग्रीन का जीन खराब हो गया तो ग्रीन दिखना बंद हो जाएगा। तीनों के जीन खराब हो गए तो तीनों दिखने बंद हो जाएंगे। तो जीन वाला रीजन समझ में आया, ठीक है। तो सिर्फ ये ही नहीं कि डिसऑर्डर समझ लिया और उसका जो मेन कंसेप्ट था वही भूल गए कि क्या था, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो इसको इरेज कर देते हैं भाई, ये लिख लो। और क्रॉस सबको बनाना आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। और ये भी कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो एक बार टाइम देख लेते हैं। तो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिकल सेल अनीमिया।